परवाह न करो चाहे सारा ज़माना खिलाफ हो। परवाह न करो चाहे सारा ज़माना खिलाफ हो। चलो उस रास्ते पर जो सच्चा हो और साफ हो। चलो उस रास्ते क्या पर जो बात। सच्चा हो और साफ हो। नमस्कार। साहित्यिक टॉक विद गरिमा में मैं गरिमा भाटी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पटल पर प्रत्येक रविवार हम हाजिर होते हैं एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। और आज अपनी साहित्यिक यात्रा की चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं जौनपुर उत्तर प्रदेश से गिरीश कुमार श्रीवास्तव जी, जो कि गीत, गज़ल, दोहा, छंद, मुक्तक लिखते हैं और 25 वर्षों से लोक भाषा के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। जब इनकी कविताओं की बात करें तो सभी प्रतिष्ठित चैनल और जो भी पत्र पत्रिकाएं हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाएं, उनमें इनकी कविताओं को विशेष सम्मान मिला हुआ है। इनकी एक पुस्तक जो है गिरीश के मुक्तक नाम से प्रकाशित हो चुकी है और बहुत ही गर्व की बात है कि 6 पुस्तकें इनकी अभी प्रकाशनाधीन है। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में कविताएं, अपने गीत, गज़ल, दोहे इनके जो है प्रकाशित होते ही रहते हैं और अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंचों से इन्हें सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। तो आज गिरीश कुमार श्रीवास्तव जी का मैं हमारे मंच की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आज बहुत आपने बहुत धन्यवाद। इतना कीमती समय हमें दिया और अपनी साहित्यिक यात्रा की चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद। जी। तो चलिए आपकी साहित्यिक यात्रा की जो चर्चा है उसकी शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न आपके बचपन से जुड़ा हुआ कि बचपन किस तरह से था, लेखन से किस प्रकार जुड़ गए आप? अगर यह मैं बताऊं, मैं जिस परिवार से हूँ उस परिवार में साहित्य का सम्मान सदैव से होता चला आ रहा है। जी मेरे चाचा बहुत बड़े कवियों में अपना नाम स्थापित कर चुके हैं, श्री कृष्णकांत एकलव्य। जी उनकी दर्जनों पुस्तकें आई हैं। मैं जब कक्षा 8 में पढ़ता था तो उनके सानिध्य में जब आया तो वो जब लिखा करते थे तो जब वो चले जाते थे बाहर तो मैं चोरी छिपे उनकी वो डायरी देखा करता था कि वो क्या लिख रहे थे। वैसे मेरे बाबा और मेरे पिताजी दोनों संगीत प्रेमी थे और मेरे बाबा तो 5 विषय के महान ज्ञाता थे। ये जो मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसमें से 80% हमारे बाबा का देन है, जिन्होंने मुझे बचपन में रामचरितमानस और गीता के श्लोक हमको सुनाया करते थे। आगे चल के फिर हमारे पिताजी अच्छे संगीतकार थे, उनसे उनकी संगीत की साधना में मैं कभी कभी भाग लेता था तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। लेकिन सही बात यह है कि आदरणीय चाचा श्री एकलव्य जी से मैंने बहुत कुछ सीखा। जी मैंने 22 साल तक अनवरत व्यंग तरंग, जो पूरे देश में चर्चित पत्रिका थी, जी। उसका सह संपादन किया अरे वाह। और उस पत्रिका के माध्यम से मुझे देश में काफी पहचान मिली। मेरी दो एक रचनाएं निश्चित रूप से लगा करती थी व्यंग तरंग में। व्यंग तरंग में देश के बड़े बड़े व्यंगकारों को मैंने छापा। देश का जी कोई व्यंगकार मुझसे बचा नहीं जिसको जी मैंने जगह न दिया हो। मैं बचपन की बात बताऊं तो मैं कक्षा 8 से ही कविता के प्रति बहुत समर्पित हो चुका था। हमारे पिताजी के मामा श्री शीतला प्रसाद जी हमको बचपन में नीरज, बलरंग, बलबीर सिंह रंग और तमाम बड़े कवियों की रचनाएं हमको सुनाया करते थे, जो मुझे बहुत प्रभावित की, जी जिससे मैं कविता के प्रति
अपने को समर्पित कर दिया और आज कविता मेरी जिंदगी बन चुकी है। मैं बिना कविता के जी ही नहीं सकता। हर पल मैं अपनी कविता के साथ जीता हूँ, मरता हूँ, हंसता हूँ, बोलता हूँ और प्यार मनहार भी करता हूँ कविता से। क्या बात। मेरी एक पुस्तक ग्रीस के मुक्तक, जो 540 मुक्तकों का संग्रह है, अरे वाह। गुलदस्ता है, लोकरंजन प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित हो चुकी है। जी। मेरी 6 पुस्तकें बिल्कुल प्रेस में हैं, निकलने की कगार पे हैं, जिसमें 2 पुस्तकें गजलों की हैं। एक पुस्तक माँ के ऊपर, केवल माँ के ऊपर 175 मुक्तकों की है। एक पुस्तक मेरे गुरु महाराज परमहंस स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज के प्रति 150 छंदों का संग्रह है। और अवधी भाषा के लगभग 1000 छंद मेरे आने वाले हैं भविष्य में। बहुत ही खूबसूरत बात। और आपने इतना उम्दा लेखन किया है और आपके प्रेरणा स्रोत जो है वो आपके परिवारजन ही रहे हैं। बहुत ही अच्छी गरिमा बात है। जी, मैं बताऊं आकाशवाणी महमूदगंज वाराणसी के जो हमारे कार्यक्रम अधिकारी हैं डॉक्टर दिनेश सिंह, जी। मैंने उनसे अनुरोध किया। मैं 25 वर्षों से लोक भाषा में ही कार्यक्रम कर रहा हूँ। जी। मैंने उनसे अनुरोध किया कि महोदय, अब आप मुझे छोड़ दें, मैं खड़ी बोली में भी कुछ रचना सुनाऊं लोगों को, ताकि मुझको थोड़ा सा और प्यार मिले। लेकिन वो कहते हैं कि गिरीश जी, आपको अगर मैं छोड़ दिया तो मेरे पास लोक भाषा में बचेगा कौन। अरे। मुझको किसी भी तरह से उन्होंने रिलीज नहीं किया। मैं जौनपुर का इकलौता कवि हूँ जी। जो 5 बार मुझे शैलेश लोढ़ा दबंग चैनल पे जौनपुर से बुलाए, और मेरी दर्जनों रचनाएं दबंग चैनल पे प्रसारित हुई, जो जिसे लोगों ने बड़ा प्यार और सम्मान दिया। मैं समाज के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात है। और लोक भाषा में लिखना एक अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो पहली जो रचना थी वो आपने किस उम्र में लिखी, कब लिखी? पहली रचना, गरिमा जी, मुझे जहाँ तक याद है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता था, जी। लेकिन कुछ शरारती था। मेरे हृदय में झूठ का कोई अस्तित्व नहीं है। जी। मैं आपको बताऊं, मैं किसी से प्रभावित होकर पहली रचना मुझे आज भी याद है। मैं गुनगुनाता रहता हूँ, हालांकि वो मीटर में है कि नहीं है, इसका मुझे उस समय कोई ज्ञान नहीं था। पहली रचना मैंने जब लिखा कक्षा 8 में, कि इस जमाने में कोई नहीं अपना, व्यर्थ दिल ना किसी से लगाया करो, और बात बनने पे छोड़ेंगे साथ सभी, बदन बदनामियों से बचाया करो। बहुत यहाँ खूबसूरत तक बात। मुझे याद है कि मेरी ये पहली कविता है जो मेरे हृदय से निकली हुई आवाज थी, और मैंने इसे उस जमाने में किसी को, अपने बहुत प्रिय को समर्पित किया था। धीरे धीरे मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र बना। कक्षा 8 से लेके एलएलबी तक मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र रहा। इलाहाबाद में तमाम साहित्यकार से मेरी मुलाकात होती रही। मेरे फूफा, उनके तमाम दोस्त, शाम को अक्सर दूसरे तीसरे दिन कब सम्मेलन हुआ करता था, मैं भी बैठ जाता था, सुनता था, सीखता था, जिसका परिणाम यह है कि मेरी साधना मुझे आज तक यहाँ तक ले आई कि आपके साथ मैं साक्षात्कार कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है ये कि इतने वर्षों की स्वर साधना के बाद, इतने वर्षों की साधना के बाद आप इतना सब, इतना उत्तम जो लेखन है वो कर पाए और बिल्कुल आज आप उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं। तो इस पूरे लेखन के दौरान आपके परिवार का सहयोग कैसा रहा? घर गृहस्थी में कभी शिकायतें रही? शिकायतें तो रही, शिकायतें तो रही। मेरे चाचा चाहते थे कि मैं एक अच्छा वकील बनूं। जी। मैंने भी कोशिश की,
और लगभग 20 वर्षों तक मैंने अनवरत वकालत में अपने को एकदम लिप्त कर दिया। जी। मेरे चाचा मेरे पिताजी से अक्सर मेरी शिकायत किया करते थे कि भैया, गिरीश जो है अब ये वकालत में मन नहीं लगा रहा है, ये कविता के प्रति बहुत आसक्त हो चुका है। और कविता अच्छी चीज है, लेकिन भरण पोषण के लिए व्यवसाय और वृत्ति भी बहुत जरूरी है। लेकिन मेरे साथ एक दुर्घटना घटी गरिमा जी। 15 जून सन 2002 को मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा हुआ। मैं एक भयंकर एक्सीडेंट में घायल हुआ। मेरे शरीर पर 14 फ्रैक्चर हैं, 14 जगह से टूटा हूँ। अरे। मैं विकलांग भी हूँ। मैं 3 साल चारपाई पे पड़ा रहा। जो व्यक्ति कभी कचहरी छोड़ने का सोचता भी नहीं था, वो 3 साल पंखे के नीचे उसकी धुरी को देखता अपनी जिंदगी को काटा। इसके बाद मुझे कुछ आत्मज्ञान हुआ हमारे गुरुदेव महाराज की कृपा से कि बेटा, ये जिंदगी यूं ही चलती है, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। उस 3 साल की अकेले कमरे में बंद रहने की साधना ने मुझे बहुत ऊंचाई प्रदान की। मेरी पत्नी, जिनका नाम उमा है, मैं गिरीश हूँ, जिनके बारे में मैं कुछ कुछ बता नहीं सकता। मेरी जितनी सेवा उन्होंने की है, मैं कई जन्मों तक कई जन्मों तक नहीं पूरी हो सकता। मेरी बिटिया, जो एक डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थी, शादी के बाद उसने नौकरी छोड़ दी। मेरी कविता साधना में उसने बहुत सहयोग किया। मेरी पत्नी, उनके बारे में क्या कहूँ। मैं जब लिखता पढ़ता रहता था तो कभी उन्होंने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। और मेरे पिताजी, उनसे मेरी बात बहुत कम होती थी। मैं बहुत डरता था अपने पिताजी को, बहुत सम्मान करता था। हालांकि अब वो नहीं है, लेकिन कभी उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। धीरे धीरे यह उत्तरोत्तर बढ़ता गया। हमारे पूर्वांचल के बड़े कवियों में से पंडित श्री कृष्ण तिवारी, पंडित अवधी भाषा के, लोक भाषा के महान कवि चंद्रशेखर मिश्र जी, कैलाश गौतम जी, चकाचक वाराणसी, इन लोगों से मेरा बचपन से सानिध्य इसलिए हुआ कि ये लोग मेरे चाचा के मित्र थे। उन लोगों से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने लगातार 25 वर्षों तक अनवरत कवि सम्मेलन करवाया है जौनपुर में। और आपको बताऊं कि आज भी मेरी 4 संस्थाएं जौनपुर में, साहित्यिक संस्थाएं चल रही हैं। सबसे उत्कृष्ट संस्था मेरी है कोशिश, जो इंटरनेट पे है, जिसके संस्थापक डॉक्टर वशिष्ठ अनूप, ये हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष वाराणसी में है। और डॉक्टर आर्यन सिंह, जो मनोविज्ञान के बहुत बड़े चर्चित नाम है, पूर्वांचल काशी विश्वविद्यालय का, उन्होंने इसकी स्थापना की। मैं भी संस्थापक सदस्यों में हूँ। आज भी मेरी ये संस्था अनवरत चल रही है। मैं 3 फरवरी को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन करवाता हूँ यहाँ पे। और देश विदेश, देश के जितने नामी गिरामी कवि हैं, वो सब हमारी संस्था से जुड़े हैं, आते हैं, सम्मान पाते हैं, और मैं उन्हें पुरस्कृत करता हूँ। बहुत ही भावुक कर देने वाली बातें जो हैं वो आपने हमारे साथ साझा की हैं, और हमारी संवेदनाएं बिल्कुल आपके साथ हैं। और कुछ चीज़ें मुझे लगता है, कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जिसमें व्यक्ति, चाहे कितने ही व्यक्ति हमारे साथ खड़े हों, लेकिन वो हमें अकेले ही महसूस करनी होती हैं, उन्हें अकेले ही जीना होता
शायद ये भावनाएं भी कुछ कहीं ना कहीं आपकी उसी प्रकार की हैं। तो आगे जो है अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि आप जैसा कि वकालत में भी रहे, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी रहीं, तो और आपने जैसे बताया कि बड़ी दुर्घटना भी आपके साथ हुई, उसके साथ इन सब चीज़ों में आपने अपना लेखन किस प्रकार से मैनेज किया? लेखन कैसे आप संभाल पाए? गरिमा जी, मैं बताऊं, समर्पण और श्रद्धा बहुत बड़ी चीज होती है। मैं आपको बताऊं, शायद आप हंसेंगी मेरे ऊपर। मैं बाथरूम में रहता था, वहां से भी कविताएं निकलती थी। मैं मोटरसाइकिल चलाता था तो मैं सब कुछ भूल जाता था। मेरी मोटरसाइकिल अनवरत यात्रा कर रही है और मैं साहित्य की यात्रा किया करता था। और जब मुझे एक लाइन मिल जाती थी तो मैं मोटरसाइकिल रोक देता था, और कागज कलम की भी आवश्यकता नहीं थी। मोबाइल निकालता था और फटाफट 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 उसे टाइप कर लेता था। मैं भयंकर स्थितियों में भी, भयंकर पीड़ा में भी जीता था, तभी कविता मेरी साथ नहीं छोड़ती थी। मेरी जो किताब आई है, जानू, वह किताब हमारी छाया, मेरी जो कविता की किताब आई है, मुक्तकों की जो किताब है, उसमें मैंने अपने भावों को प्रदर्शित किया है। मैं तो कहता हूँ, यहाँ तक कि लोगों से अनुरोध भी करता हूँ कि किताबें ये जीवन की सबसे परम मित्र हुआ करती है। एक शेर, एक मुक्तक मैंने लिखा कि मेरी ख्वाहिश है ख्वाब जिंदा रहे, मेरी ख्वाहिश है ख्वाब जिंदा रहे, और खिलखिलाता गुलाब जिंदा रहे, और लिखने वाला लिखा है शिद्दत से, पढ़िए ताकि किताब जिंदा रहे, बिल्कुल, बहुत पढ़िए ताकि खूबसूरत। किताब जिंदा रहे। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि पढ़ते रहेंगे तो शायद किताबें ज़िंदा रहेंगी। आज की जी, पीढ़ी का जो है वो पढ़ना, किताबें पढ़ना लगभग छूट ही गया है। ये मेरी पुस्तक है, गिरीश के मुक्तक, बहुत जिसमें खूबसूरत। 540 किताबें मुक्तक आई हैं। मैंने एक मुक्तक लिखा कभी, कविता के प्रति एक मुक्तक हमने कहा कि हर पल बिछोह के लगे मुझको तो एक सदी, हर पल बिछोह के लगे मुझको तो एक सदी, और कविता अगाध सिंधु है भावों की है नदी, और कविता का हूं मैं प्रेमी इनकार नहीं है, कविता अनन्य प्रेमिका, कविता है जिंदगी। बहुत खूब, बहुत कविता के अलावा मेरी जिंदगी में शायद शायद अब और कोई जगह नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूँ, हमेशा ये कहा करता हूँ कि डॉक्टर वशिष्ठ अनूप ने इस मुक्तक को उद्धृत किया है कि बादलों की तरह बरसात किया करता हूँ। जी। हेलो। जी, जी, जी। बादलों की तरह बरसात किया करता हूँ, बस अकेले में आत्मसात किया करता हूँ, मैंने तन्हाइयों में जीना सीख रखा है, खुद से ही दोस्तों में बात किया करता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूबसूरत आप लिखते हैं और बहुत ही उम्दा आप लिखते हैं। वाक़ई में आपका लेखन जो है वो एक अलग ही स्तर का है। और अब बात करते हैं कि लेखन के अलावा आपको और क्या-क्या पसंद है? देखिए, सही बात तो यह है कि पढ़ने और लिखने के अलावा मेरे पास अब कोई काम नहीं है ना। और मेरे जीवन की संगिनी उमा जी जो है, यही यही जो है मेरे जीवन को प्रशस्त कर रही है। इन्हीं के ऊपर मैंने सब कुछ भार सौंप दिया है। ना मुझे अपनी कोई फिक्र है, ना कोई चिंता। मेरा लड़का इलाहाबाद हाई कोर्ट का बहुत ही होनहार, बहुत ही बीरवान, सुंदर बिरवा है, जिसके ऊपर मैंने अपने को छोड़ दिया है।
वो मेरी सारी व्यवस्था करता है। बिटिया मेरी दिल्ली में है, वो सुबह शाम दोनों मीटिंग मुझसे बात किया करती है, मेरे दुख सुख को पूछती है, मेरी हर कमी को पूरी करती है। मेरा बच्चा वो मेरे एक एक चीज का ध्यान रखता है। और मस्त रहता हूँ, जीता हूँ, कोई चिंता नहीं है। 70 साल पूरे हो गए हैं, थोड़ी सी और बची है, कट ही जाएगी कविता के साथ मेरी, मुझे विश्वास है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात है कि आपके बच्चे आपका इतना ख्याल रख रहे हैं, बेटा और बेटी दोनों मिलकर के आपका इतना ख्याल रख निश्चित रहे हैं। निश्चित रूप से मैं ये आपको बताऊं कहीं न कि कहीं आपके इस संस्कार हैं। आपने जो संस्कार दिए हैं वही अब आपको वापस मिल रहे हैं, और बहुत कम लोग इतने खुशकिस्मत होते हैं कि आपके बच्चों ने आपके संस्कारों को अपनाया और बुढ़ापे में अब वो आपका इतना ख्याल रख रहे हैं इस उम्र में। बहुत ही खूबसूरत बात है, और हमारी नई पीढ़ी को इस सब से प्रेरणा लेनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि हमारे जितने भी। जी। गरिमा जी, आपको डिस्टर्ब करते नहीं, हुए नहीं, नहीं। मैं कहना चाहूंगा जी। कि मेरे गुरु और मित्र दोनों थे। अ, बाबू मुनीर आलम बख्श साहब, जिन्होंने यथार्थ गीता को उर्दू में अनुवाद किया है। यह बहुत बड़ी बात है, यथार्थ गीता को उन्हीं शब्दों में, उन्हीं भावों में उर्दू में लिखना, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। उन्होंने एक शेर कहा जो मेरे मेरे जहन में बिल्कुल बहुत गहराई तक उतर गई है, जी। कि फलेंगे फूलेंगे, घनी छांव देंगे, बहुत मुतमईन हूँ अमोले लगाकर। बहुत तो खूब। मेरे अमोले, जिन्हें मैंने लगाया है, अपने रक्त से जिन्हें सींचा है, उनसे निश्चित रूप से मुझे बड़ी संभावनाएं हैं कि फलेंगे फूलेंगे, घनी छांव देंगे। बिल्कुल, और वो दे रहे हैं हमें। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे यहाँ एक देसी कहावत में कहा जाता है कि व्यक्ति जब पेड़ लगाता है, तो इस उम्मीद से ही लगाता है कि बड़ा होकर ये छाँव देगा। तो जी संतान जी। के लिए जो है इस तरह की बातें कही जाती हैं, और हमारी जो नई पीढ़ी है, कहीं न कहीं वो संस्कार विहीन हो रही है, और आजकल इस तरह की घटनाएँ हम बहुत देखते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो ऐसी पीढ़ी को, ऐसे बच्चों को कहीं न कहीं प्रेरणा देने का कार्य करेंगी, और मैं उसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ, बधाई देती बहुत हूँ बहुत कि बहुत। आपने इतने अच्छे संस्कार दिए और आप सफल रहे। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आपकी रचनाओं पर स्वागत। बात करते हैं। आपकी जो रचनाएँ हैं वो मुख्यतः किन विषयों पर आधारित रहती हैं? मेरी रचनाएं समाज के विभिन्न विकृतियों को लेकर और अच्छाइयों को लेकर, मैंने दोनों पे काम किया है। एक मुक्तक आपको सौंप रहा हूँ स्वागत है, कि स्वागत है। कभी गैरों के सर का बोझ अपने सर उठाया क्या, बहुत कभी खूब। गैरों के सर का बोझ अपने सर उठाया क्या, तुम्हारी जिंदगी का पल किसी के काम आया क्या। और अंधेरे खुद दिए की राह में आने से डरते हैं, बहुत अंधेरे खूब। दी। खुद दिए की राह में आने से डरते हैं, अंधेरों से कभी डरकर दिए ने सर झुकाया क्या। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अंधेरों से कभी डरकर दिए ने सर झुकाया क्या। और तब कहता हूँ गरिमा जी, कि प्यास बुझ सकती नहीं सूखी नदी के सामने, बिल्कुल। प्यास बुझ सकती नहीं सूखी। सूखी नदी के सामने, और झुक नहीं सकती कभी नेकी बदी के सामने। बिल्कुल, और बिल्कुल। नष्ट होती जा रही हैं संस्कृतियां देश की, बिल्कुल, है बहुत गंभीर मसला इस सदी के बिल्कुल, सामने। बिल्कुल, बिल्कुल। ये 21वीं सदी जो है, ये हमारे लिए विकास का पथ तो प्रशस्त करती है, लेकिन विनाश उसके पीछे लगा हुआ है। ये डर मुझे हमेशा सताता रहता है, और मैं चिंतित भी रहता हूँ, आकुल भी रहता हूँ, व्याकुल भी रहता हूँ। बिल्कुल। परमात्मा से ये कहता हूँ कि परमात्मा, हमारे देश को, हम सदैव सदैव हमारे देश को बुरी नजरों से बचाइए आप। बिल्कुल। बहुत। हालांकि यह भी बात है
मैंने ये भी कहा कभी कि छल के संबंध टूट जाते हैं, बिल्कुल। छल के संबंध टूट जाते हैं, और पल के अनुबंध टूट जाते हैं। और जब भी लेती नदी है अंगड़ाई, सारे तटबंध टूट जाते हैं, बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। सच सारे में तटबंध। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत आपने लिखा और एक संदेश के साथ, जैसा कि मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि लेखन केवल मन की भावनाएं लिख देना भर ही नहीं है, एक सामाजिक सरोकार भी है। ऐसा लिखना चाहिए जिससे जो हमारी भावी पीढ़ी है, जो भी हमारे पाठक हैं, वो उससे प्रेरित हो। और आपके लेखन में वो प्रेरणा जो है वो मुझे बिल्कुल साफ-साफ झलक रही है। और अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अब जो हम देखते हैं आज का साहित्य, आज जो है साहित्य वो बिल्कुल बदल रहा है, साहित्य का स्तर जो है वो बिल्कुल बदल रहा है। आप देख सकते हैं पहले सिर्फ केवल हम किताबों से ही पढ़ते थे, अब पढ़ना इतना आसान हो गया है, किताबें कहीं छूट गई हैं, मोबाइल से ही सब लोग पढ़ लेते हैं। तो ऐसे में साहित्य के इस बदलते स्वरूप पर आप क्या कहना चाहेंगे? दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं भी फेसबुक से जुड़ा हूँ, इंटरनेट से जुड़ा हूँ, आपको बताऊं व्हाट्सएप से जुड़ा हूँ। आज कवि जो है वो बरसाती मेढक हो गए हैं। बिल्कुल। ना उनको मात्रा का ज्ञान है, ना उनको भाव प्रदर्शित करने की जो क्षमता है वो है, लेकिन लिख रहे हैं सब। इतना लिख रहे हैं कि कभी कभी तो मन में ये आता है कि बाबा अब लिखना छोड़ दो। बहुत लिख चुके बेटा गिरीश, बहुत लिख चुके। 7 किताबें एक आदमी की जिंदगी की अहम भूमिका निभाती हैं। अब मन लोगों की कविताओं को पढ़ के बड़ा खिन्न होता है, बहुत खिन्न होता है। इतना ज्यादा मैं दुखी हो जाता हूँ कभी कभी कि सोचता हूँ कि आखिर इस साहित्य का भविष्य क्या होगा। बिल्कुल। मैं भविष्य के प्रति चिंतित हूँ, बिल्कुल। लेकिन आश्वस्त हूँ कि समय जो है वो परिवर्तित होता रहता है। ये नए लेखक जो हैं हो सकता है कभी इनकी भावनाएं जागृत हों और ये अपने सुगम रास्ते की तरफ बढ़ें और कुछ लेखन प्रक्रिया करके समाज से जो उन्होंने प्राप्त किया है वो समाज को वापस करने की स्थिति में आ जाएं। बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही और ये सच में एक चिंता का विषय है कि हम लेखन के नाम पर फूहड़ता परोस रहे हैं। वो जी वाकई जी। में चिंतनीय है और हमारी भावी पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो अगला जो प्रश्न है वो फिर से मैं एक साहित्य के लिए ही पूछना चाहूँगी कि हमारी जो आज की ये युवा पीढ़ी है जो कि बदल रही है, अब बच्चे देखें तो पहले जैसे बच्चे नहीं रहे, पहले जैसे माँ बाप भी नहीं रहे। तो ऐसे में इस नई पीढ़ी के लिए साहित्य कितना ज़रूरी है, साहित्य पढ़ना कितना ज़रूरी है? गरिमा जी, साहित्य तो जिंदगी है, सांस है। बिना साहित्य के आप के अंदर वो उभार नहीं आ सकता जो समाज चाहता है। बिल्कुल। साहित्य तो अमृत है। जिसने साहित्य का पान किया वो अमृतमय हो गया, इसमें दो राय नहीं है। और साहित्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, साहित्य ने समय समय पर जितना उपकार किया है समाज का, जी। उसके हम ऋणी हैं। साहित्य से कोई अलग हो ही नहीं सकता। गूंगा भी गुनगुना लेता है, बिल्कुल। वो भी जो है मस्ती में जब आता है ना बोल पाए, लेकिन अगर कहीं संगीत की चर्चा हो रही हो, संगीत बज रहा हो, तो वो भी जो है मन मगन होके नाचने लगता है। बिल्कुल। तो इसमें तो दो राय नहीं कि साहित्य को आप अपने से अलग कर सकें। बिल्कुल। तो अभी जैसा कि हमने अपनी नई युवा पीढ़ी के लिए, नए बच्चों के लिए साहित्य जो है बहुत ही उपयोगी बताया है गिरीश जी ने। और बिल्कुल मैं इस चीज़ का जो है मैं बहुत ज़्यादा पक्ष लेती हूँ कि अगर हमें संस्कार देने हैं तो हमारी जो नई पीढ़ी है उसको साहित्य से जोड़ना ही पड़ेगा। अगर साहित्य नहीं पढ़ाया जाएगा तो हमारी जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं संस्कारहीन हो जाएगी और फिर
एक माता पिता के रूप में हमें कोई हक नहीं है कि हम ये शिकायत करें कि बच्चे जो हैं वो या जो नई पीढ़ी है उसमें संस्कार की कमी है। तो अब जो है हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं चाहूंगी कि एक आपकी कोई भी प्यारी सी कविता या गजल जो भी आप सुनाना चाहें, आपकी मधुर आवाज में हमारे दर्शकों को सुनाएं। अ, अ, बात लोक भाषा से शुरू हुई थी। जी। मैं आपको दो तीन छंद सुनाना चाहता हूँ। जी। आज के परिवेश में छंद न के बराबर लिखे जा रहे हैं, ये मेरा दावा है। छंदों की बुनावट, छंदों का लालित्य अब समाप्त होता जा रहा है। मैं दो छंद आपको समर्पित कर रहा हूँ। एक छंद तो मैं उमा का चर्चा किया अपनी श्रीमती जी का, घटना सन 84-85 की है। मैं नया नया वकील था, जी। कचहरी से लौटा तो मेरे लौटने के समय मेरी पत्नी अपने पूर्ण श्रृंगार में दरवाजे के नीचे, देवढ़ी जिसको कहते हैं, देवढ़ी, उस देवढ़ी के नीचे खड़ी होकर मेरे मोटरसाइकिल की आवाज की प्रतीक्षा कर रही थी। मैं जब पहुंचा दरवाजे पे तो उनका वह दृश्य देख के मेरे अंदर जो जन्म लिया, 85 की बात आपको बता रहा हूं, वो मैंने उद्धृत किया कि साँझ सजी संवरी सर मात लगात शशि मुख घूंघट काढ़ी। साँझ सजी संवरी सर मात लगात शशि मुख घूंघट काढ़ी। अवंग अंग उमंग नदी भदई उमगी अनुरागन बाढ़ी। लाल महावर हाथ रची मेहनी मंगिया भरी सेनुर गाढ़ी। अजोहत कंत निहारत पंथ गिरीश उमा देवढ़ी तर ठाड़ी। जोहत कंत निहारत पंथ गिरीश उमा देवढ़ी तर ठाड़ी। और छंद देखिए आप कि भूली गई सुध डगरी लखी सावन के भरे ताल तलैया। भूल गई सुध डगरी लखी सावन के भरे ताल तलैया। पंथ तुहार गिरीश निहारत काजर गावही के देखवैया। हारी गई बलिहारी गई मैं तो मारी गई सपने मोरी दैया। और राती ओ रानी न बात ओ रानी चुहू चुहू बोले लगी चुहू चुहिया। विश्व विख्यात कवि आदरणीय डॉक्टर शिवपाल सिंह खेम जी, उन्होंने कहा कि बेटा मैंने चुहचुहिया शब्द का प्रयोग पहली बार छंदों में सुना। चुहचुहिया एक चिड़िया होती है जो भोर में बोलती है कि रात ओ रानी न बात ओ रानी चुहू चुहू बोले लगी चुहू चुहिया। तो कुंज निकुंज गली न लली संग नंद लला मिली खेलत होरी। कुंज निकुंज गली न लली संग नंद लला मिल खेलत होरी। अहोरी में श्याम लगावत राधिका राधे गुलाल लगावत छोरी। तो छोरी छिपी, ये सिंहावलोकन छंद है, बहुत कम पाइएगा। सिंहावलोकन छंद जिससे गिरता है उसी से उठे कि कुंज निकुंज गली न लली संग नंद लला मिल खेलत होरी। अहोरी में श्याम लगावत राधिका राधे गुलाल लगावत छोरी। तो छोरी छिपी
क्षण में निकसी गौ पाई निहाल करई बर जोरी। और जोरी के हाथ गिरीश कहीं ललिता प्रिय राखहु लागन मोरी। जोरी के हाथ गिरीश कहीं ललिता प्रिय राखहु लागन मोरी। तो ये स्वागत अवधि के में कुछ पहुंचा दिया आपने बिल्कुल। होली के उत्सव में हम पहुंचा दिए। जी जी, क्या स्वागत है। बात है। जारी रखिए, माफ कीजिएगा बीच में मैं चाहता हूं कि दो तीन मुक्तक और आपको सुनाऊं। स्वागत है, स्वागत है। मैंने जो अनुभूत की, जो अनुभव किया, जिसे मैंने जिया, जिसे मैंने देखा, एक दो मुक्तक से आपको नवाज रहा हूं कि झोपड़ी में हो या हवेली में, जिंदगी कट रही पहेली में। बहुत खूब, बहुत खूब। बिल्कुल। झोपड़ी में हो या हवेली में, जिंदगी कट रही पहेली में। और कोई पढ़कर मुझे बता देता क्या लिखा है मेरी हथेली में। बहुत खूब, बहुत खूब। कोई पढ़कर मुझे बता देता क्या लिखा है मेरी हथेली में। और कोई जब नहीं पढ़ पाया तो मैंने स्वयं शोध किया तो पाया क्या कि झील सूखी, नदी में नीर नहीं। अब खाली तरकश है, कोई तीर नहीं। प्यार लिखा हो मेरी किस्मत में, मेरे हाथों में वो लकीर नहीं। बहुत खूब, बहुत मेरे हाथों में वो लकीर नहीं। और तब जाके मैं अपने स्वभाव की एक मुक्तक आपको सौंप रहा हूं कि दर्द होता है चीख लेते हैं। होता है, दर्द होता है चीख लेते हैं, और ठोकरों से भी सीख लेते हैं। मुझको हमदर्दियां कबूल नहीं, और होंगे जो भीख लेते हैं, और होंगे जो भीख लेते हैं। बहुत खूब। और तब ये कहता हूँ गरिमा जी कि दुआएं दिल से मचल कर अगर निकल जाएं, जी। दुआएं दिल से मचल कर अगर निकल जाएं, निजात दर्द वो गम से बलाएं टल जाएं। क्या बात। और उनकी मंशा है चरागों को कैसे गुल कर दूं, अपनी कोशिश है कि बुझते चराग जल जाए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अपनी कोशिश है कि बुझते चराग जल जाए। वाह, क्या कहने, बहुत खूबसूरत आपने और बहुत गहराई के साथ आपने लिखा है। और अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि अब हम देख सकते हैं और हमने पहले भी चर्चा की है कि साहित्य का स्वरूप बदल रहा है, नई युवा पीढ़ी बदल रही है, तो लेखक भी बदल रहे हैं। अब लिखना जी। जो है कहीं ना कहीं इतना मुश्किल नहीं रह गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। इस तरह की घटनाएं अक्सर हम लोगों के साथ भी होती हैं कि कोई किसी की भी रचना को दो चार लोगों की रचनाएं चुरा करके, कॉपी पेस्ट करके और अपने नाम के साथ प्रकाशित कर देते हैं, क्योंकि सभी को शॉर्टकट जो है, सफलता का शॉर्टकट लेने में सब विश्वास रखते हैं। तो ऐसे नए लेखकों के लिए, ऐसे जो कहीं ना कहीं ये साहित्यिक चोरी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम मैं आपको बताऊं, नोएडा और दिल्ली से जुड़े हुए एक बहुत बड़े कवि, जी। बहुत बड़े कवि, जी। नाम तो नहीं बताऊंगा आपको, नाम लेना उचित नहीं होगा। उनसे हमारे एक मित्र प्राचार्य हैं इंटर कॉलेज के, उन्होंने मुझसे जोड़ा उनसे। जी। भगवान की कृपा, मैं उनसे जुड़ा, और जिन्होंने मुझे जोड़ा, एक हफ्ते बाद मेरी एक गजल लगी जब इंटरनेट पे, तो आधे घंटे के बाद वो गजल चोरी हुई और श्रीमान जी ने अपने नाम से उसे लगा दिया। अरे। मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने देखा नहीं था। एक घंटे बाद मुझे फोन आया कि बड़े भाई आपकी गजल तो फला ने इंटरनेट पे लगा दिया है।
संजोग से उनका नंबर मेरे पास था, जुड़ा हुआ था। मैं आपको बताऊं कि मैंने कितना जलील उनको किया कि इतने बड़े आदमी, बैंक के सीनियर मैनेजर थे वो, उनका 20 मिनट हाथ जोड़ते ही मुझसे बीता। हमने कहा भाई साहब लगा दिया आपने, लगा दिया, नीचे केवल मेरा नाम लिख दिए होते कि गिरीश की गजल है ये, तो मुझे कोई एतराज नहीं था। लेकिन आपने ये करके मुझे बहुत दुखी कर दिया है, आप तुरंत इसको हटाइए। उन्होंने हटाया, और ये मेरे साथ एक बार दो बार नहीं, कई बार हो चुका। जी तो बिल्कुल। मैं दुखित हूँ, आहत भी हूँ, बहुत खिन्नता होती है मन में। लेकिन अब या क्या जाए, टेस्ट तो ही करना है ना। जब तक कि आप, अच्छा, अ, एक प्रश्न और पैदा होता है कि आखिर ये ये इन लोगों को, इनकी मानसिक विकृतियां कहाँ ले जा रही है। बिल्कुल थ्योरी के ज्ञान से कभी आप जो है ज्ञानी नहीं बन सकते, जब तक कि आत्मज्ञान स्वतः न हो। बिल्कुल। उसके लिए जरूरी है साधना। हम्म। साधना तो आप करते नहीं। बिल्कुल। साधना जब तक कोई चीज हो, आपने पढ़ा होगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये सावधानी क्या है, ये साधना है। बिल्कुल जब बिल्कुल। तक आप साधना नहीं करेंगी, जी। तब तक आप सुचारू रूप से कोई भी कार्य नहीं कर सकती। लेखन तो बहुत कठिन है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कठिन है। गोरकी और प्रेमचंद के बाद इतना बड़ा उपन्यासकार कोई हुआ नहीं। लिखने वाले तो लिख ही रहे हैं, तमाम उपन्यास मार्केट में पड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप चाहिए कि आप प्रेमचंद या गोरकी हो जाए, तो ये असंभव है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में साधना बहुत जरूरी है। जी जी जी। जी बिल्कुल सही कहा। और साधना बहुत ज़रूरी है, और हमारी युवा पीढ़ी, जैसा कि हमने पहले भी बात की, हमारी युवा पीढ़ी सस्ते में सारी चीज बिल्कुल प्राप्त कर शॉर्टकट। लेनी चाहती जी, है शॉर्टकट जो ना। है वो लेना चाहती हैं, जी जी और जी शॉर्टकट जी, कभी भी किसी भी सस्ते चीज़ के और लिए। शॉर्टकट में ही रास्ता अपना रहे हैं। जी लेकिन वो सफलता की सीढ़ी नहीं हो सकती। जी बिल्कुल सही कहा हमारे आपने। यहाँ हम लोग प्रति महीने, हर महीने में 2 गोष्ठियां करते हैं। जी आते हैं हमारे यहाँ भी तमाम, लगभग 40 लोग इकट्ठा होते हैं। कुछ अभी सीखने की प्रक्रिया में है, कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं। जी लेकिन एक बात और बताएं, प्रतिभाएं जो हैं वो गॉड गिफ्टेड होती हैं, परमात्मा की दी हुई होती है बिल्कुल। ना। एक लड़का बनारस का है, बीएचयू से उसने एमयू किया है। आजकल इंटरनेट पे देखेंगी तो अरविंद दीक्षित नाम है उसका, मेरे तमाम गीतों को वो गा रहा है। जी इंटरनेट पे मेरे तमाम गीत, तमाम भजन, तमाम गजल मिलेंगे आपको जी ना। तो कई लोगों ने मुझसे ये कहा कि साहब मेरे भी कुछ गीत गवा दीजिए उनसे। हमने कहा भाई देखिए, ये दबाव में नहीं डाल सकता। वो गाता है अपने मन से, बड़ा संगीतकार है, बड़ा गायक है। लेकिन जी अब लोग बहुत जल्दी सीढ़ियों को क्रॉस कर जाना चाहते हैं जी बिल्कुल। ना। लेकिन सीढ़ी तो चढ़ना पड़ेगा आपको, तभी आपको वो शिखर मिलेगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए और अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जी, आपकी साहित्यिक यात्रा पर ही फिर से हम वापस आते हैं। इस पूरी साहित्यिक यात्रा में क्या कभी ऐसा कुछ हुआ जो आपको महसूस होता हो कि आपको अफसोस होता हो कि मुझसे ये छूट गया, या काश मैं ऐसा भी कर पाता? हाँ 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 हाँ, किसकी ख्वाहिश नहीं होती, किसकी ख्वाहिश नहीं होती। तो सबकी ख्वाहिश होती है, मेरी भी है। मेरे अंदर भी वो पीड़ा है। लेकिन एक बात जानता हूँ, मैं कहता हूँ कि तकाजा वक्त का ठहरा नहीं है। हम्म। तकाजा वक्त का ठहरा नहीं है, और समंदर दिल से तो गहरा नहीं है। अब तलाशोगे तो पाओगे नजर में, मोहब्बत का कोई चेहरा नहीं है। बिल्कुल। अगर आपकी आसक्ति है
तो वो आप उसको छू लेंगे, निश्चित रूप से छू लेंगे ना। और यह भी सही है कि आईना जब भी चूर होता है, दर्द दिल को जरूर होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। आईना जब भी चूर होता है, दर्द दिल को जरूर होता है, और धड़कनें और भी बढ़ जाती हैं जब वो आंखों से दूर होता है। मेरे भी आंख से तमाम चीजें दूर हैं अभी। कोशिश कर रहा हूँ उन्हें स्पर्श करने की, उन्हें छूने की, उन्हें पाने की, उन्हें गले लगाने की मेरी भी इच्छा है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सही कहा आपने। और हमेशा ख्वाहिशें जो है वो हमेशा मुझे लगता है जीवित होने का प्रमाण है, कि जब तक आप जीवित हैं आपकी ख्वाहिशें जो है वो एक के बाद एक के बाद आती ही जाएँगी, आती ही जाएँगी। और अब जैसा कि हमारा जो ये कार्यक्रम है वो अंत की ओर बढ़ रहा है, तो मैं जो है उससे पहले पूछना चाहूँगी कि अब आगे के और क्या प्लान्स हैं आपके? आगे की क्या योजनाएँ हैं? हमारी, देखिए, योजना तो बनाते सब हैं, जी, लेकिन पूरा तो करता है परमात्मा ही। बिल्कुल। मैंने कभी सोचा नहीं था, मैं आपको गरिमा जी बहुत मन की बात बता रहा हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि साहित्य जगत में मेरा भी कोई जगह होगा। जी, कभी कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था, लेकिन परमात्मा ने मेरी इच्छा पूरी की। आज मैं जनपद का, अपने मुंह से कहूंगा तो जूता मारना होगा, नहीं कहना चाहता, लेकिन जो सम्मान पूर्वांचल में मुझे मिला, जी, वो शायद मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। और आज प्रतिष्ठापित हूँ, 7 किताबें आ चुकी हैं। मैं सोच रहा हूँ कि पहले ये किताबें आ जाए, लेकिन भरमार ये है कि मैं रोज कुछ न कुछ लिखता हूँ प्रतिदिन। मैंने 2 मुक्तक अभी आपको भेजा, आपके व्हाट्सएप पे पढ़ा होगा, वो मुक्तक आज के ही हैं। मेरी आदत है कि जैसे जैसे बिना खाए भूख नहीं मिटती, उसी तरह से बिना लिखे मेरी भूख नहीं मिटती। बिल्कुल। मैं कुछ ना कुछ लाख विसंगतियों में जीता रहूं, मुझे वहीं से कुछ न कुछ प्राप्त हो जाता है। बहुत मैं सही। लिखता जरूर हूँ, मेरी अनवरत यात्रा लिखने की जारी है। बिल्कुल, अब यह है कि जितना प्रेस में भेज चुका हूँ, अब उससे कहीं कम नहीं, रोज निकल रहा है, रोज थोक के भाव निकल रहा है। तो बिल्कुल। कोशिश यही है कि आखिरी दम तक मैं कुछ न कुछ लिखता रहूं, और जो समाज से मुझे प्राप्त हुआ है मैं उन्हें देता रहूं। मैं ऋण होना चाहता हूँ इस समाज से। और क्या ख्वाहिश कर सकते हैं। बस एक ख्वाहिश ये है कि परिवार के साथ समाज, समाज के साथ हमारा प्रांत, हमारा देश, यह समृद्धिशाली बने, प्रसन्न रहे, सुखी रहे। और हमारा देश तो विश्व कल्याण की कामना करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ माँ कश्य कश्चित्। सबका भला करो भगवान, सब पर कृपा करो। जी जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था ये, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें हमारे दिमाग में बैठी हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत सी लेकिन बातें कही हैं। स्थितियां बदल रही हैं, ये अर्थ युग हो गया है। हमने एक दोहा कभी लिखा कि रिश्ते नाते व्यर्थ हैं, अर्थ जगत का मूल। रिश्ते नाते व्यर्थ हैं, अर्थ जगत का मूल। अब कांटों से चुभने लगे संबंधों के फूल। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। कांटों से चुभने लगे संबंधों के फूल। मैं यही नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि फूल फूल रहे, फूलों की तरह वो चुभे ना। रिश्ते जो है बहुत दरक के टूट रहे हैं, बहुत दरक के टूट रहे हैं। ये कमी मुझे बहुत बहुत आहत करती है, बहुत दुखी हो जाता हूँ। जब बाबा तुलसी ने लिखा मानस में कि मिलहि न जगत सहोदर भ्राता,
और भाई जो होता है वो विपत्ति बांटने के लिए परमात्मा ने दिया है। लेकिन आज उल्टा हो रहा है कि भाई केवल संपत्ति बांट रहा है, विपत्ति में साथ छोड़ दे रहा है। यह कमी बहुत खल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने ये कही कि भाई विपत्ति बांटने के लिए होता है, लेकिन आज के समय में भाई जी जो है जी। केवल संपत्तियां बांट रहे हैं। और कहीं ना कहीं दोनों भाई शायद दो या चार जितने भी भाई होते हैं वो सब आपस में घर में ही कंपटीशन वाला माहौल जो है वो जी जी देखने को जी मिल जी जाता जी। है। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो एक से बढ़कर एक आगे होने की जो होड़ है वो भाइयों में ही लग जाती है, जो कि सच में बहुत ही दयनीय स्थिति है हमारे परिवार के लिए, हमारे संस्कारों के लिए, हमारे समाज के लिए। और अब जो है कार्यक्रम अंत की ओर बढ़ रहा है, तो हम अंत में चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप दो शब्द कहें। जी। हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे जो भी दर्शक श्रोतागण आपको सुन रहे हैं उनके लिए दो शब्द कहें। मैं उनके लिए सिर्फ यही प्रार्थना करूंगा भगवान से कि सुखी हों, समृद्धशाली हों, अध्ययनरत हों, पढ़ें और अनुभव और अनुभूति से अपने को ओतप्रोत करें। यही मेरी उनके प्रति मंगल कामना है। यही कहूंगा कि गिरी बिजलियां मुस्कुराने से पहले जलाएंगे स्वयं वो जलाने से पहले। अब खबर हिचकियों से उन्हें भेज देंगे, चले आएंगे याद आने से पहले। बहुत खूब, बहुत खूब। खबर हिचकियों से उन्हें भेज देंगे, चले आएंगे याद आने के पहले। बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हम लोग बहुत व्यस्त जिंदगी जी रहे हैं। जी कुछ तो वकालत का भार है, हालांकि मैं उससे निवृत्ति ले रहा हूँ। अब बहुत कर चुका वकालत, बहुत झूठ बोल चुका। हालांकि सन 2002 से मैंने झूठ बोलना त्याग दिया। अब मैं वकालत भी नंबर 1 का करता हूँ। जिसको आना हो आए मेरे पास, न आए प्रणाम आपसे। झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, उतना झूठ जरूर बोलूंगा जितना कि आटा गूंथने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। आटा बिना पानी के नहीं गूंथा जा सकता। वकालत में भी यही बात है कि आप अपनी बात कहने के लिए उसमें कुछ मिलावट करना पड़ता है, ताकि वो आटे के स्वरूप में आ सके, हम उसको रोटी बेल सकें ना। और बकिया तो मैंने अपनी जिंदगी से छल कपट ईर्ष्या भाव ये सारी भावनाओं को उठा के टाक दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये कि आपने झूठ का त्याग किया है। और मुझे लगता है आज के समय में हम सभी को ज़रूरत है, जैसा कि लोग सभी उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, तो हमें ऐसे उपवास, सिर्फ अन्न का उपवास नहीं करना है, हमें बुरे विचारों का, झूठ छल विचारों कपट का जी जी इन जी सब का जी। जो बहुत है बहुत उपवास करना बहुत है। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बिल्कुल सुंदर, बिल्कुल। बहुत और अब मैं जो है हमारे मंच की ओर से गिरीश जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि मकरंद सी तासीर गुलकंद सी शख्सियत है। मकरंद सी तासीर गुलकंद सी शख्सियत है, कुदरत की रहमतें हैं किसी किसी पर ही बरसती हैं। तो आज आभार गिरीश जी आभार, का बहुत बहुत बहुत, धन्यवाद। गिरीश जी का बहुत बहुत आभार कि आज आपने इतना कीमती समय हमें दिया और अपनी साहित्यिक यात्रा जो है वो हमारे साथ साझा की। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे गरिमा दर्शक जी गरिमा जी, मैं स्वयं आभारी हूँ कि आपने मुझे तमाम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। जी मैं आपके इस महती प्रयास का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपका योगदान मेरे इस साहित्यिक यात्रा के लिए निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं बहुत हृदय से आपको प्रणाम कर रहा हूँ। बहुत बिल्कुल हृदय से प्रणाम कर रहा हूँ। बहुत बहुत बिल्कुल, धन्यवाद आपको। ये एक छोटा सा प्रयास है हमारी ओर से हमारे साहित्यकारों के लिए, नए लेखक या फिर समृद्ध जो साहित्यकार हैं उनके लिए। अगर एक भी व्यक्ति इससे कुछ सीख पाता है, एक भी व्यक्ति अगर इससे
से कुछ भी अपने साथ ले जा पाता है, तो हमारा ये छोटा सा प्रयास जो है वो सफल हो जाएगा। और अब हम हमारे दर्शकों से विदा लेते हैं। दो पंक्तियां कहना चाहूंगी कि किस्मत कितनी ही रोशन क्यों ना हो, मेहनत की आग में जलना ज़रूरी है। किस्मत जरूरी है। कितनी भी रोशन क्यों ना हो, मेहनत की आग में जलना ज़रूरी है। और मंजिल कितनी ही पास क्यों ना हो, कुछ कदम चलना भी ज़रूरी है। मंजिल बहुत कितनी ही जरूरी है, पास क्यों ना बहुत हो, जरूरी कुछ है, कदम बहुत चलना जरूरी ज़रूरी है, है। तो ऐसे ही बहुत बस जरूरी। चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही, लेकिन चलते रहिए। और एक ना एक दिन आप अपनी मंजिल के पास ज़रूर पहुंच जाएंगे। और अब हम दर्शकों से विदा लेते हैं अगले रविवार तक के लिए, जहां हम फिर से हाजिर होंगे एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। तब तक के लिए सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।